हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से और टॉपिक है ब्लड। तो चलिए ब्लड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। तो हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है? हार्डेस्ट टिश्यू होता है बोन। अगर आपसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा जाए हमारे बॉडी का तो हम बताएंगे इनेमल, जो कि टूथ के ऊपर होता है। हार्डेस्ट टिश्यू बोन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल है और सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड है। ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कही जाती है और ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है वो 10 टाइम्स मोर विस्कस होता है देन वाटर। ये वाटर के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारे पूरे बॉडी का 1/13 पार्ट ऑफ बॉडी वेट, हमारे पूरे बॉडी वेट का 1/13वां भाग ब्लड कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल में बोलें तो 5 to 7 लीटर्स ऑफ ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल में पाया जाता है। अगर ब्लड के पीएच को बताएं तो वो 7.24 से 7.34 तक होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सी बातें हैं जो हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ब्लड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या जिसे हम सेल्स भी कह सकते हैं। तो अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स की बात करें तो टोटल 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। 3 सेल्स नहीं होते, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। इनका एक दूसरा नाम भी होता है, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए अभी हम 10th लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, नीट में तो खैर ये बहुत डिटेल हो जाएगा, बट चूंकि ये वीडियो बेसिकली 10th लेवल के लिए मैं बना रहा हूँ, इसीलिए बहुत बेसिक सी बातें हम ब्लड के बारे में कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल हम ब्लड को नहीं कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये जो हमारे फॉर्म एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ बात कर लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, या हम बात कर रहे हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। तीनों एक ही बात। आरबीसी के अगर हम नंबर की बात करें तो आरबीसी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है इन ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में अगर हम बात करेंगे तो इसका नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4.5 मिलियन से 5 मिलियन हो जाएगा। आरबीसी
में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। मेन काम ऑक्सीजन कैरी करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को कैरी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये CO2 को भी कैरी करेगा, लेकिन जो मेन काम है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक आयरन पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है। 10th लेवल पे आप इतना जाने आपके लिए बहुत है। नीट लेवल पे हम जब आएंगे तो हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। 10th लेवल पे इतना जानना हमारे लिए बहुत है। यानी कि हम आरबीसी का अगर फंक्शन पूछा जाए तो हम कह देंगे चूंकि आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। दूसरा जो अपना फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है WBC। और हम जानते हैं WBC का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है या वाइट ब्लड सेल्स होता है। तो अगर इसके नंबर की हम बात करें तो ये होता है 6000 से लेके 11,000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यहाँ भी जो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन मेल्स में और 4.5 मिलियन से 5 मिलियन फीमेल्स में कहा गया है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड ही कहा गया है। तो यूनिट को भी हमें पता रखना चाहिए। WBC का नंबर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, WBC की अगर हम बात करें तो WBC के टाइप्स तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, एग्रैन्युलोसाइट्स में नहीं होंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे। तो अगर हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये टोटल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेसोफिल, ईसनोफिल जिसे एसिडोफिल भी कहा जाता है, और तीसरा है न्यूट्रोफिल। उसी तरह ए ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोसाइट्स और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इन पांचों में मतलब ये 3 ग्रैन्युलोसाइट और 2 ए ग्रैन्युलोसाइट में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल पाया जाता है। और सबसे कम कौन पाया जाता है, तो सबसे कम बेसोफिल पाया जाता है। ठीक है, WBC के फंक्शन को अगर हम बताएं तो WBC का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमें क्या देता है, हमें इम्यूनिटी देता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए WBC का नंबर कभी कम हो जाए तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है WBC, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर वही कम हो गया तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर WBC का नंबर बढ़ गया तो इम्यूनिटी को बढ़ जाना चाहिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन तब भी कहा जाता है कि WBC का नंबर बढ़ जाना एक अच्छी बात नहीं है, मतलब WBC का बढ़ जाना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। कभी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो WBC अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो आप मतलब हेल्दी नहीं माने जाते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात तो सही है कि WBC घट जाएगा तो इम्यूनिटी घट जाएगी, WBC बढ़ जाएगा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो WBC बढ़ना तो अच्छी बात है कि WBC बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन WBC का बढ़ना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि WBC के बढ़ने से इम्यूनिटी बढ़ रही है, ये बात तो सही है, लेकिन WBC के बढ़ने से जो इम्यूनिटी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ही WBC का नंबर बढ़ाया गया है। उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें ज़्यादा इम्यूनिटी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा इम्यूनिटी के लिए WBC के नंबर को बढ़ाया गया है। तीसरा हम बात कर लेते हैं, जो तीसरा अपना फॉर्म एलिमेंट है और वो क्या है, तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो होता है जिसका दूसरा नाम हम जानते हैं क्या होता है, दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इनका आप केवल नंबर जान लें
तो ये नंबर जो होता है वो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और इसका केवल आप फंक्शन जान लें, एक फंक्शन है, वो है ब्लड क्लॉटिंग, या जिसका दूसरा नाम होता है ब्लड कोआगुलेशन। तो कहीं अगर ब्लड क्लॉटिंग दिया है या ब्लड कोआगुलेशन दे रखा है तो वो एक ही बात है। तो हमें ये ब्लड के तीनों सेल्स के बारे में हमने जान लिया। अच्छा, ब्लड में एक कंपोनेंट मैंने और बताया था, वो था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा काम जो है वो बेसिकली होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हमने देखा कि जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन होने की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा करता है। देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि आरबीसी में CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह प्लाज्मा के लिए जब ये बात कही जा रही है कि प्लाज्मा CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये कहीं से नहीं कहा जा रहा है कि प्लाज्मा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। प्लाज्मा मेनली CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लाज्मा में मेनली देखिए CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उनमें डक्ट्स नहीं होता है, तो वो अपने हार्मोन्स को ब्लड में ही रिलीज़ करता है, और ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और ये ब्लड के किस पार्ट में सर्कुलेट होते हैं? तो प्लाज्मा के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। उसी तरह प्लाज्मा जो है अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो उसका भी ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए ब्लड का, तो ब्लड के फंक्शन में हम बताएंगे कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पहला। दूसरा, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। चौथा, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। पांचवा, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। छठवां, हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। तो ये कुछ 5-6 फंक्शंस हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जितना भी कंटेंट हमने अभी डिस्कस किया, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, वो 10th लेवल पे बहुत ही ज़्यादा हैं। आपके बोर्ड से ज़्यादा ही मैंने बता दिया। जितने भी NCERT में पॉइंट्स दिए हैं वो तो हमने कवर कर ही लिए हैं, उनसे ज़्यादा ही पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 10th लेवल पे सिर्फ बोर्ड्स नहीं, हम ओलंपियाड और नीट के सिलेबस को भी, ओलंपियाड और NTSC के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए बनाते हैं अपना लेक्चर, ठीक है ना। तो इतना आप याद कर लें और वीडियो को बार बार देखें। आप इस रिवाइज भी कर सकते हैं, और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो अपना एक नोट्स बनाते रहें। जैसे बोर्ड पे देख लिया आपने, समझ लिया, फिर थोड़ा सा नोट्स भी बना लें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।